हेलो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, ऑनर हैं या फाउंडर हैं या किसी भी तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं और आपके यहां पर 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है तो दोस्तों ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में आपको लेबर डिपार्टमेंट एंड उससे संबंधित रूल्स के बारे में। क्योंकि दोस्तों जब भी कभी हम किसी बिजनेस को रन करते हैं तो हमें लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा दिए गए सर्टेन रूल्स को फॉलो करना होता है। लेकिन दोस्तों कई बार जानकारी न होने की वजह से या आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से हमसे कहीं ना कहीं उन रूल्स के फॉलो करने में कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फाइनेंशियल लॉसेज झेलने पड़ते हैं और दोस्तों कई बार तो हमको पेनल्टीज भी पे करनी पड़ती है। तो दोस्तों अगर आप अपने आप को इन सारी की सारी परेशानियों से बचाना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इसमें दी गई जानकारी अगर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे और बहुत ही बेनिफिशियल लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों इससे पुराने वीडियोस के अंदर हम लेबर डिपार्टमेंट के इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में पूरा हम डिटेल में समझ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उससे रिलेटेड वीडियोस भी हम पूरे के पूरे रिलीज कर चुके हैं, उसको भी पूरा पॉइंट टू पॉइंट हम डिटेल में समझ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों बोनस पेमेंट एक्ट से रिलेटेड जो भी रूल्स है उनके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बता चुका हूं और जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उससे रिलेटेड जो भी रूल्स है उनके बारे में भी मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं डिफरेंट वीडियोस के जरिए, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम क्या बात करने वाले हैं देख लेते हैं। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के पॉइंट नंबर 4 के बारे में, क्योंकि इससे पुरानी वीडियोस में हम इसी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 को भी अलग अलग वीडियोस के जरिए पूरा डिटेल में अच्छे से हम समझ चुके हैं कि हमें इन एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से रूल को फॉलो करना होता है। तो दोस्तों समझते हैं कि आज का ये जो पॉइंट नंबर 4 है हमसे कौन से रूल को फॉलो करने के लिए कह रहा है। सो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि जब लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं तो किस किस एक्ट के अकॉर्डिंग वो इंस्पेक्शन करते हैं। नंबर 1 दोस्तों वो जो एक्ट जिस एक्ट के अकॉर्डिंग इंस्पेक्शन करते हैं उसका नाम है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। नंबर 2 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आपके बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। नंबर 3 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है बोनस पेमेंट एक्ट। नंबर 4 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है मिनिमम वेजेस एक्ट। नंबर 5 पर दोस्तों जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हमारे ऑफिस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। एंड लास्ट नंबर 6 पर जिस एक्ट के अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हमारे बिजनेस का इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्ट का नाम है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर। प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। सो दोस्तों पुराने वीडियोस में हम इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के बारे में पूरा विस्तार से बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझ चुके हैं 4 डिफरेंट वीडियोस के जरिए। इसके अलावा दोस्तों हम एमपी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के भी एक एक पॉइंट के बारे में पूरा डिटेल में समझ चुके हैं, वो भी 18 डिफरेंट वीडियोस के जरिए।
दोस्तों आपके मन में यह छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं यहां पे एमपी मध्य प्रदेश की बात क्यों कर रहा हूं। तो दोस्तों चूंकि ये वीडियो मैं मध्य प्रदेश स्टेट से ही बना रहा हूं, इसीलिए मैंने यहां पे मध्य प्रदेश शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लिखा हुआ है। दोस्तों हो सकता है कि आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो जिस स्टेट से दोस्तों आप बिलोंग करते हैं ये उस स्टेट के अकॉर्डिंग ही ये आपका शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों हो सकता है कि आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो ये पंजाब शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। हो सकता है कि दोस्तों आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो ये वेस्ट बंगाल शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो जाएगा। दोस्तों पुराने वीडियोस में हम बोनस पेमेंट एक्ट के बारे में भी पूरा पॉइंट टू पॉइंट समझ चुके हैं 6 डिफरेंट वीडियोस के जरिए, और इसके अलावा मिनिमम वेजेस एक्ट से रिलेटेड भी जितने भी रूल्स हैं उनको भी हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझ चुके हैं, वो भी 15 वीडियोस के जरिए। सो दोस्तों अगर आपने मेरे ये सारे के सारे वीडियोस देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप इन वीडियोस को जाकर के जरूर से देखिएगा, जल्दी से जाकर के देखिएगा, क्योंकि इन वीडियोस में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, ऐसा विश्वास है कि आप इन वीडियोस को अवॉइड करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इनके अंदर दी गई है। अगर आप किसी बिजनेस को रन करते हैं तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट, सारे के सारे रूल्स के बारे में जानना ही चाहिए। और इन वीडियोस को देखने के बाद में दोस्तों अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की बात कर रहे हैं। इसका भी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 के वीडियोस हम रिलीज कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जो बात करेंगे इसके पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। और जब दोस्तों मेरे फ्यूचर वीडियोस आएंगे तब हम चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर से संबंधित जो रूल्स हैं उनके बारे में भी पूरा अच्छे से डिटेल में समझेंगे, विस्तार से समझेंगे कि अगर हमारे यहाँ पे कोई एडोलेसेंट वर्कर काम कर रहा है तो हमें उसके साथ में किन किन चीजों को, किन किन बातों को ध्यान में रखना है। उसके वर्किंग आवर्स क्या होंगे, उनके रेस्ट आवर्स क्या होंगे, उनकी जो सैलरी स्ट्रक्चर होगी वो क्या रहेगी। तो इन सारे के सारे रूल्स को हम यहाँ पे समझेंगे जब हम इन वीडियोस को डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों जब लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो वो इस तरीके का एक फॉर्म आप लोगों को पूरा डिटेल चेक करने के बाद में, आपके सारे के सारे रिकॉर्ड्स को क्रॉस वेरीफाई करने के बाद में उसको भर करके दे करके जाते हैं। तो दोस्तों पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि इस फॉर्म के अंदर ऐसी कौन सी जरूरी इंफॉर्मेशन है जो हमको जाननी ही चाहिए। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है निरीक्षक का नाम, यानी कि वो पर्टिकुलर इंस्पेक्टर साहब जो इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं या इंस्पेक्शन कर रहे हैं उनका नाम यहां पे लिखा जाएगा। जिस पर्टिकुलर डेट में इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो डेट भी यहां पर लिखी जाएगी। जिस पर्टिकुलर टाइम पर इंस्पेक्शन किया है वो टाइम भी यहां पर दर्ज किया जाएगा। और साथ में जिस प्लेस पर इंस्पेक्शन किया है वो प्लेस का नाम भी लिखा जाएगा। जैसा कि दोस्तों ये वीडियो मैं भोपाल शहर से बना रहा हूं, तो अगर ये इंस्पेक्शन भोपाल शहर के अंदर हो रहा है तो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी यहां पर भोपाल लिख करके जाएंगे। अब दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो वो 6 डिफरेंट एक्ट के अकॉर्डिंग इंस्पेक्शन करते हैं। तो हर एक एक्ट के इंस्पेक्शन के लिए वो अलग अलग फॉर्म यूज करते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो फॉर्म है वो केवल और केवल एक ही एक्ट के बारे में बात कर रहा है और वो है दोस्तों मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो इसी के बारे में, ये मतलब कहने का ये हुआ कि ये जितने भी पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे पॉइंट केवल और केवल एक ही एक्ट से रिलेटेड हैं और वो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। यहां पर दोस्तों जिस नाम से आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, आपकी शॉप का नाम, आपके एस्टेब्लिशमेंट का नाम, वो यहां पर लिखा जाएगा और साथ में उसका एड्रेस भी लिखा जाएगा। साथ में दोस्तों आपके कंपनी की जो ईमेल आईडी है वो भी लिखी जाएगी और साथ में आपकी कंपनी का जो भी मोबाइल नंबर होगा, आपके बिजनेस का जो भी मोबाइल नंबर है ये भी यहां पर लिखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि जब भी कभी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें उसे रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो हमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहां पर लिखा जाएगा और साथ में हम जिस तरीके के बिजनेस को रन कर रहे हैं तो वो नेचर ऑफ बिजनेस भी यहां पर लिखी जाएगी। जैसा कि हो सकता है कि आप किसी होटल को रन कर रहे हैं या किसी फैक्ट्री को रन कर रहे हैं या किसी रेस्टोरेंट को रन कर रहे हैं या कोई अम्यूजमेंट से रिलेटेड कोई वर्क हो सकता है, जैसे कि कोई थिएटर है, कोई आपका वाटर पार्क है। तो जो भी टाइप ऑफ वर्क आप कर रहे हैं वो यहां पर लिखा जाएगा। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि सपोज कीजिए कि आप किसी होटल को रन कर रहे हैं तो वो यहां पे होटल लिख करके जाएंगे।
साथ में दोस्तों यहां पे आपकी कंपनी के जो भी ऑनर हैं, जो भी डायरेक्टर हैं, उनका भी नाम और उनका पूरा कंप्लीट एड्रेस यहां पर लिखा जाएगा। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर टोटल कितने लोग काम कर रहे हैं, आपकी वर्किंग स्टाफ कितने लोगों का है, उनका भी नंबर अलग अलग लिखा जाएगा कि उसमें मेल वर्कर कितने हैं और फीमेल वर्कर्स कितने हैं। तो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि यहां पे सपोज कीजिए कि आपके यहां पे 30 मेल वर्कर काम कर रहे हैं और 30 ही फीमेल वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो टोटल मिलाकर के दोस्तों ये हो जाता है 60। तो ये 60 नंबर यहां पर लिख करके जाएंगे। तो दोस्तों नॉर्मली तो ऐसा ही होता है कि जब लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आते हैं तो वो ऑनर की प्रेजेंस में ही इंस्पेक्शन करते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जिस समय पर लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आए उस समय पर ऑनर अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर ऑनर अवेलेबल नहीं है तो क्या लगता है, क्या वो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्टर्स जो है वो इंस्पेक्शन नहीं करेंगे? क्या वो अपना काम नहीं करेंगे? क्या वो वापस चले जाएंगे? जी नहीं दोस्तों, ऐसा तो नहीं होगा। वो अपना काम करने के लिए आए हैं, वो तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि अब वो इंस्पेक्शन ऑनर की एब्सेंस में किया जाएगा। तो जब ऑनर की एब्सेंस में किया जाएगा तो फिर किसकी प्रेजेंस में किया जाएगा दोस्तों? तो वो किया जाएगा कंपनी के ही किसी अदर इंपॉर्टेंट पर्सन की प्रेजेंस में। हो सकता है कि वो दोस्तों कोई कंप्यूटर ऑपरेटर हो, कोई रिसेप्शनिस्ट हो, या हो सकता है कोई कंपनी के मैनेजर हो। तो जिसके भी प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया जाएगा उनका नाम यहां पर लिखा जाएगा और साथ में वो ऑर्गेनाइजेशन में किस पोस्ट पर है उनकी पोस्ट भी लिखी जाएगी कि उनकी प्रेजेंस में ये पूरा का पूरा इंस्पेक्शन किया गया। अब दोस्तों चूंकि हम बात कर रहे हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड, तो यहां पे कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनके अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके उस बिजनेस का, आपके उस ऑफिस का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो यहां पे सेक्शंस लगते हैं, सेक्शन 4, 5, 8, 15, 19, 20, 22 एंड 28। तो इतने सेक्शंस हैं, इनके अकॉर्डिंग लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आपके सारे रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे और उनको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। तो दोस्तों यहां आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे पॉइंट हैं, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों इतने सारे पॉइंट हैं और वो भी केवल और केवल एक ही एक्ट से रिलेटेड, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों इनके सारे के सारे पॉइंट को एक सिंगल वीडियो में कवर कर पाना तो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए दोस्तों आपके बेनिफिट के लिए मैंने सारे के सारे पॉइंट के अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। तो दोस्तों इन वीडियोस को जरूर से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और इसमें दी गई जानकारी अगर आपको बहुत ही अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद में तो दोस्तों वो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं, वो कहीं पर यस लिख देते हैं, कहीं पे नो लिख देते हैं, कहीं पर यस लिखते हैं, कहीं पर नो लिखते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि वो कहां पर यस लिखते होंगे और कहां पर नो लिखते होंगे? तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आपके सारे रिकॉर्ड चेक करने के बाद में जिस पर्टिकुलर एक्ट या जिस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड उनको ऐसा लगता होगा कि आपकी कंपनी के द्वारा उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड जो भी रूल है वो फॉलो किया जा रहा है, तो वहां वो यस लिख करके जाएंगे। और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड ऐसा उनको लगता है या रिकॉर्ड चेक करने के बाद में ऐसा लगता है कि भैया यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है या यहां पे रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, तो मतलब वो रूल का वायलेशन हो रहा है, तो इसका मतलब वो नो लिख करके जाएंगे। तो दोस्तों अगर किसी तरीके से, किसी भी वजह से कोई रूल का वायलेशन हो रहा है तो परेशानियां तो होंगी होंगी। तो दोस्तों आपके मन में ऐसा आ सकता है, आपको ऐसा लग सकता है यार हमारी कंपनी तो सारे रूल को फॉलो करती है, तो फिर क्यों ही वो नो लिख करके जाएंगे? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि हमको तो ऐसा लगता है कि हम रूल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव की वजह से या आधी अधूरी जानकारी की वजह से हमसे किसी न किसी रूल का वायलेशन हो जाता है, भले ही वो अननोइंगली हो रहा है, अनजाने में हो रहा है, लेकिन हो जाता है। मैं इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दोस्तों आपको बताता हूं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि जब हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। हमने लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर के रजिस्ट्रेशन कराया, लेबर डिपार्टमेंट ने हमको उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी दे दी, हमने उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी को ला करके अपनी ऑफिस की फाइल में लगा दिया और हमको लगा कि हमने इससे संबंधित रूल को फॉलो कर लिया। दोस्तों ऐसा नहीं है। एडिशनली यहां पे एक रूल और ये भी कहता है कि आपको उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी को अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर किसी विजिबल प्लेस पर, किसी प्रोमिनेंट प्लेस पर लगा करके रखना है। वो प्रोमिनेंट प्लेस कोई वॉल हो सकती है, कोई पिलर हो सकता है, कोई नोटिस बोर्ड हो सकता है, यानी कि कोई भी ऐसा प्लेस जहां आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो भी उसको देख पाए, या कोई विजिटर आपके ऑफिस में आता है तो वो भी देख पाए, या लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी आते हैं तो वो भी देख पाए। लेकिन दोस्तों चूंकि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, आपने वो कॉपी लगाई नहीं, और जब आपने वो कॉपी नहीं लगाई, लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए आए, उनको कॉपी कहीं मिली नहीं, तो यहीं पर दोस्तों रूल का वायलेशन हो गया।
अब दोस्तों रूल का वायलेशन हुआ है तो फिर आपको उसका क्लैरिफिकेशन तो देना ही होगा। तो क्लैरिफिकेशन के लिए लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी कुछ आपको टाइम देंगे। हो सकता है कि वो 5 डेज का टाइम दें, 7 डेज का, 10 डेज का, कुछ भी वो टाइम देकर के जाएंगे आपको। तो इतने दिनों के अंदर आपको लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाकर के प्रॉपर रिकॉर्ड्स के साथ में आपको उसका एक्सप्लेनेशन सबमिट करना ही होगा। सो दोस्तों ये पूरा फॉर्म कंप्लीट करने के बाद में सारी की सारी रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद में जिन इंस्पेक्टर साहब ने इंस्पेक्शन किया है वो अपने सिग्नेचर करेंगे। आपके कंपनी की एक सील, एक मोहर यहां पे लगवाई जाएगी और साथ में आपके जिन पर्टिकुलर सज्जन की प्रेजेंस में इंस्पेक्शन किया गया था उनके सिग्नेचर भी यहां पर करवाए जाएंगे। पूरा कंप्लीट फॉर्म फिल करने के बाद में इसकी एक कॉपी आपकी कंपनी को, आपके बिजनेस मतलब जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उनको दे दी जाएगी और एक कॉपी इसकी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी अपने पास रखेंगे। आगे समझते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहां पे जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के पॉइंट नंबर 4 के बारे में। हम यहां पे दोस्तों पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये पॉइंट नंबर 4 हमसे क्या कहता है, लिखा हुआ है अधिनियम की धारा 19। तो यहां पे दोस्तों कौन सी सेक्शन लग रही है, सबसे पहले तो इस पॉइंट 4 के अकॉर्डिंग यहां पे सेक्शन लग रही 19 और उसका भी रूल 15। सेक्शन 19 का रूल 15 के अनुसार अधिनियम एवं नियम का सारांश यानी कि जो एक्ट है तो उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको आपको लगा के रखना है प्रदर्शित, यानी कि आपको डिस्प्ले करना है अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी लगा के रखनी होती है। तो वैसे ही सेम टू सेम आपको मैटरनिटी बेनिफिट से संबंधित जितना भी रूल्स हैं उनकी एक पूरी की पूरी कॉपी आपको अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर रखनी है, लगा करके रखनी है, डिस्प्ले करके रखनी है, वो भी एक प्रोमिनेंट प्लेस पर जहां पर आपकी कंपनी के अंदर जितने भी फीमेल वर्कर्स हैं उसको वो क्लियरली देख पाए। तो दोस्तों ये जो कॉपी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो पहले हम समझते हैं सो डिस्प्ले ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। तो यहां पे आपको उस एब्स्ट्रैक्ट को डिस्प्ले करना है ऑफ द एक्ट एंड रूल्स कि जो हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है एंड उससे संबंधित जो रूल्स हैं, जो महिलाएं हैं, जो फीमेल वर्कर्स हैं, उनके कौन कौन से राइट्स हैं, इसके बारे में पूरा यहां पर बताया गया है एज पर सेक्शन 19। तो सेक्शन 19 और रूल 15 के अकॉर्डिंग अब इसका दोस्तों एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। क्या कहता है एक्सप्लेनेशन, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19, तो सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एम्प्लॉयर्स आर रिक्वायर्ड। तो ये हर एक एम्प्लॉयर के लिए जरूरी है, एम्प्लॉयर्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले, कि वो डिस्प्ले करें, उस चीज को डिस्प्ले करें। किस चीज को, यानी कि जो आपके मैटरनिटी बेनिफिट से संबंधित जितने भी रूल्स हैं उनको डिस्प्ले करें एन एब्स्ट्रैक्ट। तो उसका एब्स्ट्रैक्ट मतलब उसका सारांश हो गया ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, यानी कि इस एक्ट का जो प्रोविजन है उसको आपको डिस्प्ले करना है और इसके रूल्स को डिस्प्ले करना है इन अ प्रोमिनेंट लोकेशन। तो लोकेशन जो होनी चाहिए प्रोमिनेंट लोकेशन होनी चाहिए, यानी कि आपके बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर वो लोकेशन होनी चाहिए विद इन एवरी पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। यानी कि जो भी आपकी कंपनी है, हो सकता है कि आपकी बहुत बड़ी कंपनी हो तो उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट हो, तो हर जगह पर आपको लगा करके रखनी है वेयर विमेन आर एम्प्लॉयड, यानी कि जहां पर भी महिला वर्कर्स काम कर रही हैं, वेयर विमेन आर एम्प्लॉयड। पता लगा कि आपके दो अलग अलग विंग्स हैं, एक फीमेल वर्कर्स का, एक मेल वर्कर्स का अलग अलग है, तो आपने मेल वर्कर में लगा के रख दिया, फीमेल में नहीं लगाया। नहीं, जहां पे फीमेल वर्कर्स काम कर रही हैं वहां तो पर्टिकुलरली जरूर से लगा के रखना है इंश्योरिंग, और साथ में क्या इंश्योर करना है, इट इज एग्जिबिटेड इन द लैंग्वेज। साथ में लैंग्वेज भी कौन सी होनी चाहिए, लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पे कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए, बिल्कुल वही लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि आपके स्टाफ को समझ में आए। अगर वो हिंदी स्पीकिंग स्टाफ है तो हिंदी में होना चाहिए, अगर वो इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ है तो इंग्लिश में होनी चाहिए, या किसी अदर रीजनल लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज आपके स्टाफ को समझ में आती है, अंडरस्टूड बाय मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स। तो वो लैंग्वेज जिसमें कि आपके मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स उसको समझ पाए इन दैट एरिया, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में। जैसे कि मैं यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूं मध्य प्रदेश स्टेट से बना रहा हूं, तो ये मध्य प्रदेश हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, तो यहाँ पे हिंदी के अंदर चलेगा, या यूपी है हिंदी में चलेगा, ठीक है। या सपोज कीजिए कि आपका महाराष्ट्र स्टेट है तो वो मराठी में चलेगा, पंजाब स्टेट है तो पंजाबी में चलेगा, वेस्ट बंगाल है तो बंगाली में चलेगा। तो जो भी स्टेट है तो उनकी रीजनल लैंग्वेज में लगा करके रखना है इन दैट एरिया। सो दिस रिक्वायरमेंट इज फर्दर स्पेसिफाइड। तो यहां पे इसको और भी ज्यादा स्पेसिफाई किया गया है एज रूल 15, कि रूल 15 में इसको पूरी तरीके से क्लियर किया गया है इन द रिलेवेंट रूल्स
कि उसके अंदर रूल्स जो हैं विच मैंडेट्स, तो ये मैंडेट करता है यानी कि जरूरी करता है, कंपल्सरी करता है दैट द एब्स्ट्रैक्ट शुड बी डिस्प्लेड इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म के। तो ये जो आपका एब्स्ट्रैक्ट है जिसका सारांश आप लगा करके रखने वाले हैं अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर एक प्रोमिनेंट लोकेशन के अंदर, वो भी आपके फॉर्म के में होना चाहिए, फॉर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये फॉर्म के भी मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी इसी वीडियो के अंदर दोस्तों, बस आप बने रहिएगा वीडियो में, साथ में एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो देखते हैं आके दोस्तों, अब देखिए की पॉइंट्स अबाउट द डिस्प्ले ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट। तो अब यहां पे ये जो डिस्प्ले ऑफ एब्स्ट्रैक्ट है, जो हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। कंपल्सरी फॉर ऑल एम्प्लॉयर्स, तो ये सभी एम्प्लॉयर्स के लिए जरूरी है। देखते हैं इस पे। सो एवरी एम्प्लॉयर हु हैज फीमेल एम्प्लॉइज, कि हर एक एम्प्लॉयर जिसके यहां पर क्या है, फीमेल एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एस्टेब्लिशमेंट ऐसे हो जहां पे फीमेल वर्कर्स हैं ही नहीं, लेकिन जहां पर फीमेल वर्कर्स हैं तो वहां हर एक के लिए कंपलसरी है, हर एक एम्प्लॉयर के लिए कंपलसरी है, वेयर फीमेल वर्क एम्प्लॉइज आर देयर मस्ट डिस्प्ले, तो उसको डिस्प्ले करना जरूरी है द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड इट्स रूल्स। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और उससे संबंधित रूल्स क्या कहता है, इसका पूरा का पूरा सारांश, पूरा का पूरा एब्स्ट्रैक्ट आपको डिस्प्ले करके रखना है अपने बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर। कॉन्स्पिक्यूअस प्लेसमेंट, अब ये कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस क्या होता है, कौन से प्लेस की बात कर रहे हैं, द एब्स्ट्रैक्ट शुड बी डिस्प्लेड, कि इसको कहां डिस्प्ले करना है, इन अ विजिबल लोकेशन, यानी कि ऐसी लोकेशन जहां पर कि आपके जो फीमेल वर्कर्स हैं उसको क्लियर कटली वो देख पाए, वेयर ऑल वीमेन वर्कर्स कैन इजिली एक्सेस एंड रीड इट, कि उसको एक्सेस कर पाए और उसको रीड कर पाए, बिल्कुल ऐसी जगह पर जहां फीमेल वर्कर्स हैं उन जगहों पर। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या कहती है, तो अभी मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए जिस लैंग्वेज को मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल वर्कर्स समझती हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट मस्ट बी डिस्प्लेड इन द लैंग्वेजेस कॉमनली स्पोकन बाय द वर्कर्स इन दैट एरिया। अगर ऐसा है कि 50% वर्कर्स को इंग्लिश समझ में आती है, 50% को हिंदी समझ में आती है, तो आपको दोनों लैंग्वेज में लगा करके रखना पड़ेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जिसको जो समझ में आती है उस लैंग्वेज में, बट आपको लगा के उसी लैंग्वेज में रखनी है जो कि रीजनल लैंग्वेज मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स उसको समझ पाए, पूरे के पूरे रूल्स के साथ में। फॉर्म के, अब ये फॉर्म के क्या है, इसके अंदर क्या चीजें हैं देखते हैं यहां पे। द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट फॉर डिस्प्लेइंग द एब्स्ट्रैक्ट इज यूजुअली रेफर्ड टू एज फॉर्म के। तो जो पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट जो फॉर्म है उसको हम फॉर्म के नाम से जानते हैं, जिसमें कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से संबंधित सारे के सारे रूल्स को लिखा गया है, उसको हम फॉर्म के की तरीके से रेफर करते हैं। तो फॉर्म के जो है इज एन एब्स्ट्रैक्ट, तो ये एब्स्ट्रैक्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का। अभी मैं आपको इसको डिस्प्ले करने वाला हूं थोड़ी देर में, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग यहां पे इसको डिस्प्ले किया गया है। सो एंड द रूल्स, और जो रूल्स यहां पे मेड अंडर इट, कि इसमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से रूल्स हैं जिसको कि डिस्प्ले किया गया है। इट समराइजेस, अब इसके अंदर इस फॉर्म के अंदर क्या चीज की समरी दी गई है, द की प्रोविजंस, तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं ऑफ द एक्ट, कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दोस्तों मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के जो की प्रोविजंस हैं उसको डिस्प्ले किया गया है। एंड द रूल्स दैट गवर्न द एम्प्लॉयमेंट राइट्स, तो साथ में इसके अंदर यह भी लिखा गया है कि ये गवर्न करता है कि जो प्रेग्नेंट विमेन है जब वो मैटरनिटी जो लीव ले रही हैं तो उससे रिलेटेड उनका जो एम्प्लॉयमेंट है उसको गवर्न कर रहा है। उसके अंदर सारे रूल लिखे गए हैं ऑफ प्रेग्नेंट विमेन एंड न्यू मदर्स। तो जो प्रेग्नेंट विमेन है, अब डिलीवरी हो गई उसके बाद में वो न्यू मदर है, तो न्यू मदर हो गई, ये जो प्रेग्नेंट विमेन हो गई, तो उनके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो राइट्स हैं, जब वो छुट्टी पर हैं, जब वो मैटरनिटी लीव पर हैं, तो उस समय पर उनके क्या क्या राइट्स हैं, उन सारे के सारे को यहां पे समराइज किया गया है इस फॉर्म के अकॉर्डिंग, जिसमें कि मैटरनिटी बेनिफिट से संबंधित सारे के सारे रूल्स को लिखा गया है, जो कि आपको अपने बिजनेस प्रोमाइसेस के अंदर एक प्रोमिनेंट प्लेस पर, एक लोकेशन के अंदर जहां फीमेल वर्कर्स काम कर रही हैं, उसको लगा करके रखना जरूरी है। आगे समझते हैं व्हाट इज इन फॉर्म के। अब इस फॉर्म के अंदर क्या है, एम्प्लॉयमेंट राइट्स। तो यहां पे दोस्तों उस फीमेल वर्कर के एम्प्लॉयमेंट राइट्स के बारे में बताया गया है। फॉर्म के आउटलाइंस द एम्प्लॉयमेंट राइट्स, तो ये आपको सीधे सीधे बता रहा है कि उस प्रेग्नेंट विमेन के जो एम्प्लॉयमेंट राइट्स हैं वो क्या है, ऑफ प्रेग्नेंट विमेन एंड न्यू मदर्स, उनके एम्प्लॉयमेंट राइट्स के बारे में, इंक्लूडिंग और साथ में क्या चीज,
पेड मैटरनिटी लीव, तो उसको जो मैटरनिटी लीव मिलेगी वो भी पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी। मतलब जो टोटल, जैसे कि पुराने वीडियोस में मैंने आप लोगों को इसका रूल बताया भी है कि उसको टोटल मिला करके 26 वीक्स या बोलिए तो लगभग 6 महीने का उसको मैटरनिटी लीव बेनिफिट उसको मिलता है। तो वो जो 6 महीने का जो मैटरनिटी लीव बेनिफिट उसको मिल रहा है तो दैट इज पेड लीव, और वो भी जो आपके नॉर्मल वेजेस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि उसकी सैलरी को आधा कर दिया या 1/4 कर दिया, ऐसा नहीं है। जो नॉर्मल वेजेस हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको ये मिलना है। तो ये पेड लीव के बारे में इसमें बताया गया है, एंड नर्सिंग ब्रेक। और साथ में अब जो डिलीवरी हो गई तो उसके बाद में 1 महीने 2 महीने के अंदर ये टोटल नर्सिंग ब्रेक हो गया। तो इस सारे के सारे रूल को यहां पर लिखा गया है। प्रोहिबिशंस, यहां पे कुछ चीजों को प्रोहिबिट भी किया गया है। फॉर्म के प्रोहिबिट, तो किस चीज को प्रोहिबिट कर रहा है, किस चीज के ऊपर प्रतिबंध है? एम्प्लॉयर्स फ्रॉम नोइंगली एम्प्लॉइंग प्रेग्नेंट विमेन, कि जानबूझ करके आप किसी प्रेग्नेंट विमेन को क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय कर रहे हैं, अपने यहां हायर कर रहे हैं ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड्स सराउंडिंग डिलीवरी। यानी कि अगर डिलीवरी का उसका टाइम नियर है, मान लिया कि उसके 8 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी हो चुकी है और उसको मालूम है एम्प्लॉयर को कि हाँ ये प्रेग्नेंट विमेन है और 1 महीने का इसका टाइम, मतलब 1 महीने के बाद डिलीवरी है इसकी, उस समय पर भी वो एम्प्लॉय कर रहा है, तो इस चीज का प्रतिबंध है। ये आपके फॉर्म के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी एम्प्लॉयर उसको इस कंडीशन में एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। दिस इज प्रोहिबिटेड। सो नोटिस ऑफ एब्सेंस, यहां पे फॉर्म के एक तो एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा है, साथ में जो फॉर्म के है वो एक और चीज के बारे में बात कर रहा है। यही फॉर्म के एक पर्टिकुलर नोटिस भी होता है कि जब कोई भी प्रेग्नेंट विमेन अपने एम्प्लॉयर को देती है कि रिगार्डिंग हर जो प्रेगनेंसी है कि उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कब है और किस तारीख से लेकर किस तारीख तक वो इस मैटरनिटी लीव पर जाएगी। तो ये फॉर्म के, तो यहां पे नोटिस ऑफ एब्सेंस हो गया। तो फॉर्म के आउटलाइंस the process for a pregnant woman to give notice for her absence from work, कि वो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान वो किस टाइम पीरियड में एब्सेंट रहेगी, उसका एक नोटिस एम्प्लॉयर को दिया जा रहा है। तो इसके बारे में भी ये बताया जा रहा है। तो ये भी फॉर्म में आपको दिखाऊंगा दोस्तों। सो मेडिकल बेनिफिट्स, यहाँ पे मेडिकल बेनिफिट्स क्या मिलते हैं यहाँ पे, ये भी, इसका भी हमने एक अलग ही वीडियो रिलीज किया है। इसका भी एक अलग ही पॉइंट है कि उसको क्या मेडिकल बेनिफिट मिलना चाहिए एक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं यहाँ पे, तो फॉर्म के आउटलाइंस, तो फॉर्म के अंदर ये भी लिखा गया है द मेडिकल बेनिफिट्स, कि उसको क्या मेडिकल बेनिफिट मिलते हैं, दैट विमेन आर एंटाइटल्ड टू, कि कौन कौन से मेडिकल बेनिफिट हैं जिसके लिए कि एक प्रेग्नेंट विमेन जो है वो एंटाइटल्ड है, इंक्लूडिंग मेडिकल बोनस। तो यहां पे उसके लिए मेडिकल बोनस भी आ जाता है, जो कि पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी मेडिकल बोनस के बारे में दोस्तों। इफ द एम्प्लॉयर डजंट प्रोवाइड फ्री प्रीनेटल, कि अगर, तो ये मेडिकल बोनस कब दिया जाता है कि अगर एम्प्लॉयर उस प्रेग्नेंट विमेन को फ्री प्रीनेटल या पोस्ट नेटल या जो कंफाइनमेंट टाइम है उस टाइम पर अगर वो मेडिकल केयर उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो उसको मेडिकल बोनस देना जरूरी है। सो मेडिकल बोनस इफ द एम्प्लॉयर डजंट प्रोवाइड फ्री प्रीनेटल कंफाइनमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, कंफाइनमेंट मतलब हो गया जिस समय पर बच्चे का जन्म हो रहा है, टाइम ऑफ डिलीवरी, और साथ में पोस्ट नेटल केयर, कि जब बच्चे का जन्म हो गया तो उसके बाद में 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक बच्चे की केयर करने के लिए वो जो टाइम पीरियड है, तो वो उस समय पर अगर एम्प्लॉयर उसको ये केयर प्रोवाइड नहीं कर रहा है, मेडिकल केयर प्रोवाइड नहीं कर रहा है उस टाइम पीरियड की, तो फिर उसको मेडिकल बोनस दिया जाना एम्प्लॉयर के द्वारा जरूरी है। हु नीड्स टू डिस्प्ले फॉर्म के, अब इस फॉर्म के जो पूरी की पूरी एब्स्ट्रैक्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से संबंधित, इसको कौन डिस्प्ले करेगा दोस्तों? सो एम्प्लॉयर्स आर रिक्वायर्ड। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको एम्प्लॉयर के लिए जरूरी हो जाता है कि वो उसको डिस्प्ले करें, टू डिस्प्ले फॉर्म के इन अ कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस, और वो भी एक क्लियर कट विजिबल प्लेस के अंदर, बिल्कुल ऐसा प्रोमिनेंट प्लेस जहां पर कि आपकी जो फीमेल वर्कर्स हैं उसको क्लियरली देख पाए, उसको पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से उसको रीड कर पाए। सो दोस्तों देखिए, ये इस तरीके का फॉर्म के है। तो आप लोगों के बेनिफिट के लिए मैं मतलब आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने फ्यूचर के बेनिफिट के लिए इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर के रख सकते हैं। इसके कई पेज हैं, ये इसका पेज 1 है और इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं इस फॉर्म के सी रूल 15। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट नंबर 1, 2, 3 है ना, 3 में भी क्या है 4, 1, 2, तो ऐसे करके अलग अलग पॉइंट्स हैं इसको। तो ये आपका दोस्तों पेज 1 हो गया इस फॉर्म के का। अब इसके बाद में इसी का एक सेकंड पेज है, यहाँ पे 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं दोस्तों। इसके बाद में इसका थर्ड पेज है, तो इसमें पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर
8, 9 ये भी हैं आगे इसके अंदर। और इसके अलावा दोस्तों एक पेज और भी है, पॉइंट नंबर 10, 11, यानी कि टोटल मिलाकर के 11 पॉइंट्स हैं जो कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से संबंधित है। और इस सारे के सारे पूरे के पूरे कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट को, ये पूरा सारांश है जो कि हिंदी, इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आपकी है उसके अंदर आपको इसको लगा करके रखना है अपने ऑफिस के एक प्रोमिनेंट प्लेस पे, जहां पर कि आपके एम्प्लॉइज इसको क्लियर कट देख पाए। तो दोस्तों फिर से मैं आप लोगों के लिए लगा दे रहा हूं, तो इसका आप जल्दी से इसका अपने बेनिफिट के लिए स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ये पेज नंबर 1 है, ये दोस्तों पेज नंबर 2 है, ये दोस्तों पेज नंबर 3 हो गया, ये पेज नंबर 4 हो गया। दोस्तों आप इसका फटाक से इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर से एक बार मैं देख लेते हैं कि कौन कौन सी पेज है। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों यहां पे एक और फॉर्म है, फॉर्म के। तो ये फॉर्म के क्या है दोस्तों? तो ये फॉर्म के है जो कि एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को देंगे रिगार्डिंग हर मैटरनिटी लीव। तो उसके बारे में ये फॉर्म के है, इसी के अकॉर्डिंग उनको अपनी लीव को क्लेम करना है या अपनी मैटरनिटी बेनिफिट को क्लेम करना है। देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो फॉर्म के अकॉर्डिंग टू रूल 24, सो नोटिस ऑफ क्लेम फॉर मैटरनिटी बेनिफिट, यानी कि मैटरनिटी बेनिफिट के लिए जो क्लेम ले रहे हैं तो उसके लिए नोटिस देना है एम्प्लॉयर को, यानी कि कंपनी को देना है। सो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों? नेम और द डिस्क्रिप्शन ऑफ द शॉप और द एस्टेब्लिशमेंट विद द फुल पोस्टल एड्रेस, यानी कि सबसे पहले तो जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका पूरा नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। आई मतलब उस प्रेग्नेंट विमेन का नाम यहां पर लिखा जाएगा कि जो ये क्लेम कर रही हैं अपने मैटरनिटी बेनिफिट के लिए। सो नेम एम्प्लॉयड इन, किस डिपार्टमेंट में, आगे डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, यानी कि उस पर्टिकुलर कंपनी के किस डिपार्टमेंट, जैसे कि हो सकता है सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, या हो सकता है कि आप अकाउंट सेक्शन में हैं या प्रोडक्शन यूनिट में, यानी कि जहां पर भी हैं आप एम्प्लॉयड हैं तो उस डिपार्टमेंट को यहां पे लिखेंगे। ऑफ द अबव नेम्ड शॉप एस्टेब्लिशमेंट बीइंग सीरियल नंबर, तो आपके इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि एम्प्लॉइज के रजिस्टर के अंदर आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर क्या है वो यहां पे आप डाल देंगे। हियर बाय गिव नोटिस एज रिक्वायर्ड सब रूल 1 ऑफ द रूल ऑफ द 24 ऑफ द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो ये रूल कहां से आता है दोस्तों? ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के रूल के अकॉर्डिंग है। सो रूल 1964 दैट आई एक्सेप्ट टू बी हैव बीन कन्फाइंड ऑन पर्टिकुलर डेट, यानी कि वो यहां पे वो लिखी जाएगी जो भी आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होगी। ये जो कि प्रेग्नेंट विमेन अपने एम्प्लॉयर को दे रही है, तो यहां पे जो कन्फाइनमेंट डेट है वो आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो यहां पर लिखी जाएगी। एंड शेल नॉट कुड गो टू वर्क फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेट, तो ये यहां पर उसने लिखा है कि इस पर्टिकुलर डेट से लेकर के इस पर्टिकुलर डेट तक मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। जैसे कि डॉक्टर ने उनको कहा कि उनकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है सपोज कीजिए 15th में, तो उन्होंने कहा कि 15th अप्रैल ऑनवर्ड मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी, तो ये डेट यहां पर आ जाएगी। सो द मैटरनिटी बेनिफिट ड्यू टू मी अंडर रूल 23, तो ये यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि मेरे ऊपर जो मैटरनिटी बेनिफिट है जो मुझे मिलना चाहिए रूल 23 के अकॉर्डिंग, तो यहां पे सो मे बी पेड टू मी, तो ये जो मैटरनिटी बेनिफिट है ये किसको दिया है ये भी यहां पे मेंशन करना होगा। तो ये टू मी, यानी कि अगर वो प्रेग्नेंट वुमेन चाहती है कि उसको ही मिले तो यहां पे उसका नाम हो गया, या हो सकता है कि वो कहे कि मेरे हस्बैंड को दिया जाए तो श्री या फिर श्रीमती, कोई उनकी मदर हो सकती है या कोई और जो भी XYZ है जिसको वो ये बेनिफिट दिलवाना चाहती हैं उनका नाम यहां पर लिख दिया जाएगा। नेम ऑफ द नॉमिनी एंड हिज और हर फुल एड्रेस, तो अगर कोई नॉमिनी है तो नॉमिनी उनके हस्बैंड हो सकते हैं या उनके फादर हो सकते हैं या मदर हो सकती है। अगर कोई नॉमिनी है तो उसकी भी डिटेल यहां पर लिखी जाएगी पूरे एड्रेस के साथ में। होम आई डिक्लेयर, तो जिसको कि वो नॉमिनी डिक्लेयर कर रही है फॉर द पर्पस ऑफ द सब रूल 4 रूल 24 ऑफ द शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1964। तो 1964 के शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग तो इस मैटरनिटी बेनिफिट में आपको उस नॉमिनी का नाम भी लिखना होगा कि अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो उस कंडीशन में ये जो पूरा का पूरा मैटरनिटी बेनिफिट है वो किसको दिया जाएगा, तो जिसका नाम नॉमिनी में लिखा गया होगा ये बेनिफिट उसी को दिया जाएगा। I hereby declare that I shall not work or have not worked any shop, मतलब ये भी डिक्लेयर किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर पीरियड में जिस टाइम पर आपने मैटरनिटी बेनिफिट लिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप एक कंपनी में जिसमें काम कर रहे हैं वहां से आप मैटरनिटी बेनिफिट ले रहे हैं और किसी और दूसरी जगह जाकर के आप काम कर रहे हैं उस टाइम पीरियड में डबल अर्निंग के लिए, ये नहीं कर सकते, कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं कर सकता। तो उसी का डिक्लेरेशन है कि डिक्लेयर आई शैल नॉट वर्क और हैव नॉट वर्कड इन एनी शॉप और द एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच आई शैल रिसीव मैटरनिटी बेनिफिट, यानी कि उस पर्टिकुलर पीरियड में जो 6 महीने का टाइम
पीरियड है जिसका मैटरनिटी बेनिफिट वो फीमेल वर्कर्स ले रही है, तो उस टाइम पीरियड में वो कहीं और काम नहीं कर सकती, इसका डिक्लेरेशन भी देना है। For the purpose of the Rule 25 of the Shop and Establishment Act 96 I hereby nominate। अब यहां पे जो ऊपर पॉइंट था नॉमिनी का नाम लिखना था, तो वो नॉमिनी की डिटेल यहां पर इस जगह पर लिखी जानी है, नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ द नॉमिनी टू बी गिवन। तो उस नॉमिनी का नाम और उसका पूरा एड्रेस और उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ में उसका क्या रिलेशन है, तो वो भी यहां पे पूरी डिटेल लिखनी है। एड्रेस, वो एम्प्लॉय अपना एड्रेस लिखेंगे, एंड सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन, यानी कि अगर उसके सिग्नेचर है तो ठीक है, नहीं तो थंब इंप्रेशन लगा करके ये उस एम्प्लॉयर को देना होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें वो काम कर रही हैं उनको देना होगा। तो ये पूरा का पूरा फॉर्म, ये फॉर्म के जो है ये एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को देगा जब उसको मैटरनिटी बेनिफिट को अवेल करना है। और इससे पहले जो हमने बात की है ये आपके पूरे के पूरे एब्स्ट्रैक्ट हैं इस फॉर्म के ही अकॉर्डिंग। तो ये फॉर्म के अकॉर्डिंग जो मैटरनिटी बेनिफिट है उससे रिलेटेड ये सारे के सारे पॉइंट यहां पे लिखे गए, ये भी फॉर्म के में है। सो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ये बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है। पूरी की पूरी सारी रिसर्च करने के बाद में, सारी जरूरी जानकारी जुटाने के बाद में दोस्तों मैंने आप लोगों के बेनिफिट के लिए इस वीडियो के अंदर डाल दी है। दोस्तों वैसे तो ऐसा ही होता है कि पूरे कंट्री के अंदर सारे के सारे रूल्स सिमिलर ही होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी दोस्तों हो सकता है कि आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो अदर स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं किसी एक्ट के अकॉर्डिंग किसी ना किसी पॉइंट के अंदर थोड़े बहुत रूल के अंदर वेरिएशंस हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने लेबर डिपार्टमेंट, अपने स्टेट के जो भी लेबर डिपार्टमेंट है उनके अधिकारियों से मिल करके आप इन सारे के सारे रूल्स को एक बार क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि अगर आपके यहाँ पर 20 से ज्यादा लोगों का स्टाफ है तो दोस्तों ये पर्टिकुलर रूल भी अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि ये किसी स्टेट के अंदर 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज के ऊपर एप्लीकेबल होता हो, कहीं पर हो सकता है कि ये 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज के ऊपर एप्लीकेबल होता हो। तो इसीलिए दोस्तों ये मेरी रिक्वेस्ट भी है और सजेशन भी है कि आप अपने स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर के सारे के सारे रूल को क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, मेरा ऐसा मानना है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी या आपके मन में जो भी क्वेश्चंस रहे होंगे उन सबका सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी legal@pably.com पर। दोस्तों हमारी एक डेडिकेटेड टीम है, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, आपके मन में जो भी कंफ्यूजन्स होंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे, उन सबको क्लियर करने की हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी। सो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों साथ में अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो फ्यूचर में मेरे जो भी वीडियोज रिलीज होने वाले हैं उनके टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आपके द्वारा मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके की एक और अमेजिंग जानकारी के साथ में, एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, अपने बिजनेस का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।